हाँ, सुन पा रहे हैं भाई? यस सर। हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे बर्नौलीज प्रिंसिपल के, तो उसमें हमने एरोडायनेमिक लिफ्ट लिख लिया था। हालांकि उसका एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग कि जब आंधी तूफान आता है तो जो इस तरह के घर होते हैं जिनमें छत जो होती है वो ऐसी कच्ची सी होती है तो वो उड़ जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जब इस तरीके से हवा फ्लो करेगी तो देखो यहाँ जो वेलोसिटी है एयर की वो तो ज़ीरो ही मान लो आप, कम है ना। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा ऊपर, है ना। तो इसको एरोडायनेमिक लिफ्ट मिल जाएगी। तो ये छत क्या होगी, ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो अगर ठीक से फास्टनर नहीं है ना, या बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है तो ये हवा में उड़ जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला शायद हमने लिख लिया था। हमने एरोडायनेमिक लिफ्ट का फॉर्मूला लिखा था हाफ रो वी हायर का स्क्वायर माइनस वी लोअर का स्क्वायर इंटू ए, ये लिखा था ना। ये याद रखना बस, है ना। और देख लेते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। एक वेंचुरी मीटर मैंने आपको कहा था हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है देख लेते हैं। तो वेंचुरी मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस जो वॉल्यूम फ्लो रेट पता करने के काम आता है। वॉल्यूम फ्लो रेट, अब किसी भी पाइप में कितना पानी पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट, तो उसके लिए वेंचुरी मीटर दिखता कैसा है, तो इस तरह का डिवाइस होता है। इसमें देखना है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इस तरीके से चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें एक इसको वापस से ऐसा बना देते हैं। तो जो भी पाइप का आपको पता करना है ना, यहाँ भी एक इस तरह का पाइप निकलेगा, तो इस पोर्शन को इग्नोर करना है, खुला हुआ है ना, ये ध्यान रखना। एक यूट्यूब बनी हुई है इसमें, इस तरीके से कनेक्टेड है नीचे से। तो जिस भी पाइप में आपको पता करना है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, उसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे आप। जैसे मान लो यहाँ से लाकर हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो जो फ्लो उस पाइप में होगा वही इसमें एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये जो यूट्यूब है इसमें कुछ पार्ट मरकरी भरा होता है, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो मरकरी का लेवल जो है वो इस तरीके से दोनों तरफ अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम में मरकरी का लेवल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको ड्रॉ कर लो, है ना। ये लिख लेना कि ये जो है ये मरकरी है, यहाँ पानी भरा होगा, ये पानी है, ये भी पानी है, ठीक है ना। यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। इसको ड्रॉ कर लेंगे एक बार। सर ये लिखा क्या है, वॉल्यूम हाउ? नहीं, हाउ नहीं यार, वॉल्यूम फ्लो है। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम फ्लो, सॉरी सर, फ्लो रेट है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके सर, ओके सर, क्यू क्या कैलकुलेट करते थे ना हम वो। ओके सर। अच्छा, अब ये जो वेंचुरी मीटर है इसके सेंटर से एक लाइन पास करा देते हैं। ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल रखी जाती है एक्सपेरिमेंट करते हुए। यहाँ दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, बता सकते हो 1 पे या 2 पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहाँ ज्यादा होगी? 2 पे 2 पे, ठीक है, एरिया की वजह से। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनकी पोटेंशियल तो सेम है क्योंकि 1 और 2 सेम लेवल में है। तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहां वेलोसिटी हायर होगी वहां प्रेशर क्या होगा? तो आंसर इज प्रेशर लोअर होना चाहिए। दैट्स वाई देखो, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो मर्करी ज्यादा डिप्रेस हो गई है यहाँ, और यहाँ प्रेशर कम है तो मर्करी कम डिप्रेस हुई है। या कहें इक्विलिब्रियम में इधर का मर्करी लेवल ज्यादा नीचे होगा, इधर कम नीचे होगा, ये बात ठीक है ना? एनीवे, फिर एक पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इसको 3 कहते हैं, और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, इसको 4 कहते हैं। ध्यान रखना 3 और 4 पाइप के अंदर लिए हमने। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट 3 इक्वल टू प्रेशर एट 4 होना चाहिए। ये बात मानते हैं सब लोग? एक कंटिन्यूअस फ्लूइड में किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट 3 शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 4। ये बात क्लियर हो रही है? yes sir ठीक है। अब प्रेशर एट 3 क्या है, देखो 1 से चलना शुरू करते हैं। तो प्रेशर एट 3 इज प्रेशर एट 1 प्लस H1 रो ऑफ मर्क्यूरी, ध्यान रखना ये, मैं इसको रो H लिख देता हूँ, इंटू जी। रो ऑफ मर्क्यूरी है ये, सॉरी वाटर लिखना था ना मुझे। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये जो है हमारा, ये H1 है, ठीक है ना? तो यहां तक कौन प्रेशर लगा रहा है? पानी प्रेशर लगा रहा है। तो P1 प्लस H1 रो वाटर इंटू जी, हमने P3 को लिख दिया। ऐसे P4 को क्या लिखेंगे? तो P4 है प्रेशर एट 2 प्लस ये जो लेवल है हमारा, इसको हम H2 कह रहे हैं, ध्यान देना H2। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो पाइप लगे हुए हैं इनका जीरो कैलिब्रेशन यहाँ के हिसाब से है। यानी अगर आप इस जगह रीडिंग पढ़ोगे तो वो जीरो नहीं होगी, वो 3, 4, 5 कुछ हो सकती है ना। तो आप H1 ले रहे हो वो भी इस लेवल से ले रहे हो, H2 ले रहे हो वो भी इस लेवल से ले रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है। तो आपने लिखा H2 रो वाटर इंटू जी, लेकिन उसके अलावा इतनी मर्करी और है, तो ये कितनी है? प्लस H1 माइनस H2 रो ऑफ मर्करी इंटू जी। ये जो मर्करी की हाइट है वो H1 माइनस H2 है। पहले तो ये अप्रिशिएट करेंगे, और वो हमने यहाँ लिखा है, इसको देख लेंगे, है ना? तो इक्वेशन एक बार अच्छे से देख लो। शुरुआत हमने कहाँ से की? हमने कहा प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 4। नाउ प्रेशर एट 3 जो है वो हमने ऊपर से मेजर करना शुरू किया। तो 1 पे जितना प्रेशर है P1, उससे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कौन लगा रहा है? वो वाटर। कितना? H1 रो जी। ऐसे ही प्रेशर एट 4 को हमने कहा P2 ऊपर, फिर नीचे जाएंगे तो H2 रो वाटर जी प्लस H1 माइनस H2 रो ऑफ Hg इंटू जी। यहां से हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? H1 माइनस H2 रो ऑफ Hg माइनस रो ऑफ वाटर इंटू जी। इस इक्वेशन से ये कैसे लाए, एक बार रीअरेंज करके देख लेना। ये P1 माइनस P2 की जरूरत हमें पड़ेगी। अब लिखना अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू बर्नौली, कैपिटल में इज्जत देते हैं बर्नौली को, बर्नौलीज प्रिंसिपल। यहाँ और यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं 1 और 2 पे। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान देना ये रो वाटर का ले रहे हैं हम, वाटर फ्लो कर रहा है, उसी की इक्वेशन है।
इसमें एच रो जी की टर्म हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि 1 और 2 जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जब लेंगे तो दोनों की हाइट सेम आएगी, है ना। इसको लिख लो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल लिख के। तो यहाँ हमने लिख दिया P1 माइनस P2 और यहाँ लिख दिया हाफ रो वाटर है ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ तक लिख लो इसको। अब ध्यान देना P1 माइनस P2 हमारे पास पहले से मौजूद है, जो हमने ऊपर यहाँ डिराइव किया उससे, तो पहले इसको लिख लो। V2 V1 का क्या करना है वो भी देखते हैं। लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। लिख लिया सर। ठीक है जी। ये वेंचुरीमीटर दिखाई दे रहा है सबको? ये राइट हैंड साइड पे देखेंगे ये वाला पार्ट। Yes, sir. तो ये ऐसा होता है वेंचुरीमीटर। देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तो पाइप कनेक्ट होता है, ये जो आपको दो जगह दिख रही है यहाँ देखो, ये ज्यादा एरिया वाला पार्ट है, ये कम एरिया वाला पार्ट है, यहाँ यूट्यूब कनेक्ट होगी आपकी, जिसको फिर इन्वर्ट कर देंगे हम बाद में। समझ गए बात? ठीक है जी, वापस आ जाते हैं अपने ज्ञान पे। हमने लिखा P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हम देखना यहाँ पे दो काम एक साथ कर रहे हैं हम। एक तो इस P1 माइनस P2 को हम लिख रहे हैं H1 माइनस H2 इंटू रो Hg माइनस रो वाटर, ठीक है, और इंटू जी, है ना। ये तो हमने P1 माइनस P2 लिख दिया। यहाँ हमने लिखा हाफ रो वाटर। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। अब ये A1 A2 क्या है ये ध्यान देना। तो जो हमारा वेंचुरीमीटर का वाइडर पार्ट है उसके एरिया को हम लोग कह रहे हैं A2, और जो नैरोअर पार्ट है ये वाला हिस्सा जो है इसके एरिया को हम लोग कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसको कह रहे हैं A1। ये बात समझ लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइडर पार्ट इज कॉल्ड A2, सॉरी इज कॉल्ड A1 एंड नैरोअर पार्ट का एरिया जो है वो हमने कहा है A2। अच्छा, फिर सबको याद होगा Q बराबर AV होता था, Q बराबर AV, कंटिन्यूटी से याद है सबको। तो हमने वेलोसिटी को Q बाय A से रिप्लेस कर दिया V2 V1 के केस में। समझ सकते हैं इसको? बोलो हाँ ना। Yes. अच्छा, अब एक बात देखना, एज अ साइंटिस्ट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वेंचुरीमीटर बेस्ड, तो वेंचुरीमीटर तो आपने बनाया है तो A1 A2 पहले से पता होंगे आपको। वेंचुरीमीटर अगर खरीद के भी लाएंगे तो उस पर लिखा होगा ना इसका A1 A2 कितना है। Yes, sir. ठीक है, H1 H2 आपकी रीडिंग है जो आप लैब में लोगे, तो वो रीडिंग भी आपकी अपनी डेटा हो गया। Yes, sir. रो एच जी माइनस रो डब्ल्यू, अगर मैं देखो इधर से रो डब्ल्यू ला के डिवाइड कर दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगा। Yes, sir. तो ये 13.6 माइनस 1 आ जाएगा, यानी बेसिकली 12.6 बन गया है नंबर। सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पहले से पता है, हाफ हमें पता है 0.5 होता है। सब कुछ मालूम है इस पूरी इक्वेशन में क्या छोड़ के? Q.
क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो क्यू आ जाएगा। समझ गए बात? अच्छा, जो डिजिटल वेंचुरी मीटर्स आते हैं उनमें क्या होगा उसमें ये सारी चीजें जो है मतलब A1 A2 वगैरह ये पहले से एक प्रोग्राम में है ना, एक प्रोग्राम में प्री फेड होंगी, पहले से वो डेटा होगा उसमें। आपसे वो सिर्फ क्या मांगेगा, H1 की रीडिंग मांगेगा, H2 की रीडिंग मांगेगा, जो आप एक स्क्रीन जैसे में एंटर करोगे, एंटर करते ही वो आपको Q की वैल्यू बता देगा। सही है? समझ गए बात? वेंचुरी मीटर का फंक्शनिंग समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है जी। तो चलो ये हम समझ गए। आगे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स, वेलोसिटी एफ फ्लक्स, और इसी से हम डिराइव कर लेंगे टॉरिचेलीज लॉ। है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है, जैसे यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, और इसमें हम एक होल कर दें तो यहाँ से पानी ऐसे बाहर निकलने लगता है। इमेजिन कर सकते हैं इसको। तो ये पानी जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स। ठीक है जी। अब ये कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए हम इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा कंटेनर हो गया, ये हमने पानी भर दिया, यहाँ पे हमने कंटेनर की दीवार में एक होल बना दिया। ध्यान देना, होल बहुत छोटा सा है, हमने थोड़ा सा मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया है तो वो हमने यहाँ कर दिया है ना। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं। अच्छा, अब एक बात देखो, पानी अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ से ये लेवल नीचे आ रहा होगा, मानते हो इस बात को? यस सर। तो हम ये मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है और ये vf फ्लक्स वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। इसको फिर v ही कह देते हैं, सिर्फ v कहते हैं। v से नीचे आ रहा है और vf फ्लक्स से ये बाहर जा रहा है। अच्छा, 1 और 2 देखो एक कंटिन्यूस फ्लो का पार्ट है। अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है तो यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है। 2 भी खुला हुआ है, देखो अगर आप यहाँ उंगली रख दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा, लेकिन ये तो खुला हुआ है, होल जो है वो ओपन है, पानी फ्री बाहर जा रहा है, तो यहाँ भी प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक है। इस बात को अप्रिशिएट करना। दूसरी बात, अगर आप इसको अपना रेफरेंस लेवल ले लेते हो तो ये हाइट h हो गई। अब आप बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करो बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 पे हम लिखते हैं प्रेशर एटमॉस्फेरिक है प्लस हाफ रो v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है प्लस रेफरेंस लेवल से हाइट h रो g है। यहाँ तक क्लियर है? 2 पे लिखते हैं, 2 पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है प्लस हाफ रो वी एफ फ्लक्स का स्क्वायर है प्लस 0 है, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल हमने यहाँ से लिया तो इसकी हाइट तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी वाइज ये 0 हो गया। नोट कर लो इसको एक बार, कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे। कुल मिला के हमारे पास हाफ रो वी एफ फ्लक्स का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर इक्वल टू एच रो जी। ये इक्वेशन आ गई, रो से रो कट जाएगा। सही है? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझना, ये हमारा कंटेनर का एरिया है, इसको कैपिटल ए कह देते हैं, और ये हमारा होल का एरिया है, इसको छोटा ए कह देते हैं।
तो कैपिटल ए इंटू वी इक्वल टू होल का एरिया इंटू वी एफ फ्लक्स, ये इक्वेशन सही है ना? बोलो भाई। ये देखो मैंने सही लिखा है क्या? मैंने यहाँ से v को रिप्लेस कर दिया वी एफ फ्लक्स टाइम्स छोटा ए बाय बड़ा ए से यहाँ पे, तो वी एफ फ्लक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, ये बचा इक्वल टू यहाँ पे मैंने h इंटू जी लिख दिया। तो मेरे पास वी एफ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 माइनस छोटा ए अपॉन बड़ा ए का स्क्वायर ब्रैकेट में। ये हमारे फ्लक्स वेलोसिटी है। नोट कर लिया सबने? बोलो भाई। यस सर। अच्छा जी, अब समझना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो कंटेनर होगा उसका एरिया तो होता है बहुत ज्यादा, और जो होल होता है वो एक पिन होल की तरह हो गया। आप एक पिन छुपाई, इसमें से और पानी निकलना शुरू हो गया यहाँ से, तो बहुत छोटा एरिया होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो ए अपॉन ए है इसको इग्नोर कर सकते हो कंपेयर टू 1। तो ये जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बनेगा हमारा वो अंडर रूट 2gh हो जाएगा, है ना? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मैंने पानी के किसी पार्टिकल को h हाइट से छोड़ा होता तो यहाँ आते आते जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होती वही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ना, अंडर रूट 2gh। समझ जाएंगे बात? नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है जी। फिर एक बात समझो, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं बहुत ऊपर होल बनाऊंगा तो पानी ऐसे गिरेगा, थोड़ा और नीचे बनाता हूं तो ऐसे गिरेगा, और यहां बनाता हूं तो ऐसे गिरेगा, यहां बनाता हूं तो ऐसे, और यहां बनाता हूं तो ऐसे। इसमें एक पैटर्न नोट करो, क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें आपको? बोलो भाई। सर डेप्थ के साथ वीएफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। वो तो होता ही है बेटा, बिल्कुल होगा, है ना? डेप्थ के साथ एफ्लक्स वेलोसिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने। और बताओ, यहाँ पे पानी कितनी दूर जा रहा है, हाँ इसमें कुछ नोट कर रहे हो आप? इसमें कुछ कुछ लग रहा है आपको नोट वर्दी? सर सेंटर पे सबसे दूर जा रहा है। जो सेंटर वाला है वो सबसे दूर जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा होगा इसको समझते हैं। जैसे मान लो, है ना, हमारे कंटेनर की हाइट है कैपिटल H,
ये बात समझ रहे हो? और कोई भी होल बना देते हैं रैंडमली किसी डेप्थ h पे, ये बात ठीक है ना? तो अगर मुझे रेंज बतानी हो, मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो है मेरे पास है ना, तो रेंज हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फॉल। सही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला ही फॉर्मूला हो गया ना? बोलो भाई। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को तो मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2gh, टाइम ऑफ फॉल को मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2g, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h बाई g। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? अगर हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में फेंकते थे तो उसके गिरने का टाइम अंडर रूट 2h बाई जी आता था। किसी को याद है क्या? ये याद आ रहा है? चलो मान लेते हैं। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला कितना आया? देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूले के नाम पे ये बचेगा। लो भाई, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना, जो रेंज का फॉर्मूला में स्मॉल h है वो है डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द टॉप। ये बात मानते हो? यस सर। h माइनस h क्या है? कैपिटल H माइनस h फिर क्या है? सर जहाँ से प्रोजेक्टाइल हो रहा है, मतलब यहाँ से गिर। h माइनस h है हाइट ऑफ द होल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ये सही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आप होल नीचे बनाओगे डेप्थ तो बढ़ जाएगी, हाइट कम होने लगेगी। ये बात सही है? इसका मतलब अगर मैं होल बहुत ऊपर बनाऊंगा तो भी रेंज बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि h बहुत कम है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं होल बहुत नीचे बनाऊंगा तो स्मॉल h तो बहुत ज्यादा है, नहीं तेज तो बहुत निकलेगा पानी, लेकिन उसको गिरने का टाइम बहुत कम मिलेगा। ये बात समझ रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना इस लॉजिक को, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम x को मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल h को h माइनस h के बराबर होना पड़ेगा। ये चाहो तो आप मैथमेटिकली भी कर सकते थे, आप dx बाई डी एच इक्वल टू 0 कर दो और उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो dx बाई डी एच और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 के इक्वेट करके सॉल्व कर लो। एनीवे, तो आपके पास h इक्वल टू h माइनस h आया, तो स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2 आ जाएगा। इसको याद रखना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होने के लिए मुझे कंटेनर में होल कहाँ बनाना चाहिए, किस डेप्थ पे बनाना चाहिए? h/2। h/2 पे बनाना चाहिए, ठीक है ना? यानी पानी जितना भरा हुआ है, टेक्निकली तो हम ये नहीं कह रहे कंटेनर की हाइट, पानी जितने हाइट तक भरा हुआ है उसके आधे पे बनाना है। मतलब मान लो कंटेनर हमारा यहीं तक भरा हुआ है, तो इस पानी जहां तक भरा है की हाइट के सेंटर पे बनाना होगा। ये बात समझ गए ना? बात समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है जी, आगे लिख लेते हैं, इसी को आगे चलाते हैं, जो कि टॉरिचेलीज लॉ है, जो है टाइम
taken to empty the container. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, है ना। जब हम कह रहे हैं एम्प्टीइंग द कंटेनर का मतलब क्या है, तो अगर हमारे कंटेनर में पानी भरा हुआ है, आपने होल बनाया, तो देखो ये खाली तभी तक होगा जब तक ये हिस्सा खाली हो जाए। इसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, इसके बाद तो पानी खाली नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो ना। तो व्हेन वी आर सेइंग टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर, इट मींस टॉप लेवल से लेके होल लेवल तक पानी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है। अब एक बात समझना, अगर यहाँ से v वेलोसिटी से पानी बाहर जा रहा है, तो किसी भी टाइम में जो पानी बाहर निकलेगा वो होगा छोटा a इंटू v इंटू dt। हाँ बोलो। छोटा av क्या है? क्यू क्या बेटा? सर, क्यू वॉल्यूम। हाँ क्यू है, ये बिल्कुल क्यू है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट है ये। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को एक छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना वॉल्यूम पानी बाहर चला गया, ये मानते हो ना। अच्छा, ये जो वॉल्यूम पानी बाहर गया उसकी वजह से पानी का लेवल एक बहुत छोटा सा अमाउंट DH नीचे आ जाएगा। DH मैं बहुत छोटा सा कह रहा हूँ बट ये दिख बहुत बड़ा रहा है, बट इसको बहुत छोटा सा इमेजिन कर रहा हूँ। इतना छोटा सा ये जो गया है, इतना सा इमेजिन करना है इसको। DH इतना लेवल पानी का नीचे आ जाएगा, मानते हो? तो मैं इसको कैपिटल A इंटू DH लिख दूं, चलेगा? ये कैपिटल A इंटू DH क्या हो गया? कैपिटल A ये वाला एरिया है, वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम यहां से बाहर गया ये इक्वल टू उतना वॉल्यूम यहां से नीचे आ गया ये। इक्वेशन क्लियर हो रही है बिल्कुल सबको? यस सर। ठीक है, मैं v की जगह √2GH लिख दूं, चलेगा? यहाँ dt लिख देता हूँ, यहाँ बड़ा A लिख देता हूँ, यहाँ पे DH लिख देता हूँ। अब देखो सिमिलर क्वांटिटीज को एक तरफ रखना है हमें, तो मैं dt इक्वल टू लिख देता हूँ बड़ा A बाय छोटा a √2g। मैं जानबूझ के कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख रहा हूँ, DH ओवर √h। कोई परेशानी इसमें? मैं यहाँ इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल H से स्मॉल h। कैपिटल H से स्मॉल h। कैपिटल H क्या है? बोलो भाई। कंटेनर ऑफ हाइट ऑफ कंटेनर। नहीं यार, इनिशियल हाइट ऑफ वाटर अबव द होल। जो इनिशियली पानी जहां तक भरा हुआ था ना होल के ऊपर, उसको हम कैपिटल H कह रहे हैं। मैं यहाँ फिगर में समझा देता हूँ आपको कि इनिशियली मान लो पानी पूरा भरा हुआ था, तो ये कैपिटल H हो गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यही सिचुएशन ऐसी रह जाएगी, पानी यहाँ तक रह जाएगा, होल तो जहाँ है वही है, तो ये छोटा h हो गया, ये जो हिस्सा है ये छोटा h हो गया। अच्छा, अब क्योंकि आपको उल्टा लगेगा ये कि बड़ा h नीचे आ रहा है छोटा h, तो कायदे से हमें यहाँ माइनस साइन पहले से लेकर चलना चाहिए था, वाई? बिकॉज ये वॉल्यूम सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो दिस सिग्निफाइज वॉल्यूम डिक्रीजिंग विद टाइम। तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन पहले से आना चाहिए था, तो वो नेगेटिव साइन हम फिर से लगा देंगे यहाँ पे मैथमेटिकली करेक्ट होने के लिए।
DH अपॉन रूट एच को इंटीग्रेट कर लेते हो क्या? यहाँ तो 0 से t लिख देंगे, तो यहाँ तो सिंपली t आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a/a आ जाएगा, √2g आ जाएगा, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। DH अपॉन रूट एच का इंटीग्रल कितना होगा? कोई भी? DH अपॉन रूट एच को कोई इंटीग्रेट कर सकता है क्या? चलो, तो ये √2h होता है वैसे तो, कैपिटल H से स्मॉल h। इसमें भी हम √2 बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -a/a 2√2g, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ स्मॉल h माइनस रूट ऑफ कैपिटल H, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे हम। ये हो जाएगा a/a 2√2g रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ स्मॉल h। देख लो एक बार अच्छे से, कोई चीज दोबारा समझानी लगे तो मैं समझा देता हूँ। सर माइनस क्यों लगाया था पहले? हाँ, शुरू में हमने बेटा माइनस इसलिए लगाया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा वॉल्यूम गोइंग आउट ऑफ द कंटेनर, तो जब कोई चीज बाहर जा रही है तो कंटेनर में तो वो कम हो जाएगी ना, है ना। और कोई चीज अगर कम हुई है तो उसको हम डीवी यानी वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, माइनस डीवी लिखेंगे, यानी जो चीज कम हो गई है। समझ गए बात? अभी मान लो ऊपर हमने एक नल खोला होता और उसमें से पानी कंटेनर में ऐड हो रहा होता, इसको उल्टा सोच लो, नल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a होता और पानी निकलने की स्पीड v होती, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सेम रहती। राइट हैंड साइड में वो पानी कंटेनर में ऐड हुआ है तो हम प्लस dv लिखते हैं ना, उसको पॉजिटिव साइन वाला। बात समझ गए? अभी यहाँ बाहर जा रहा है तो हमने उसको क्या लिखा? माइनस। माइनस लिखा है, तो ये रीजन है कि हमने उसको माइनस साइन के साथ लिया है। आई बात समझ? नोट कर लो, ये जो फॉर्मूला है इसको देख लेते हैं, इस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ हाँ, कहाँ तक बताना मुझे? बस इमेज देखनी है। बस यही? हाँ ओके, ठीक है सर, देख लिया। लिख लिया वैसे? अभी नोट कर लिया सबने? चलो मान लेते हैं, तो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, इसमें देखो ये सारा पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, यानी ए और ये वाला,
तो इसको ऐसे कह देते हैं कि जो हमारा टी है वो है सम कांस्टेंट टाइम्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच माइनस अंडर रूट ऑफ स्मॉल एच। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल एच क्या है, कोई मुझे फिर से बता सकता है कि स्मॉल एच क्या है? स्मॉल एच क्या है, कोई बता सकता है क्या? बोलो भाई। कोई नहीं। किसी को नहीं पता कि स्मॉल एच क्या है? चलो, स्मॉल एच जो है ये है हाइट वाटर लेवल अबव द होल। ठीक है, कैपिटल एच क्या है? इनिशियल हाइट ऑफ वाटर लेवल अबव द होल। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो अब मान लो कि कोई आपसे पूछे, और कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो होल है उसको एकदम यहाँ बॉटम पे बना देते हैं ना, ताकि कंटेनर का पूरा खाली होना इस यहाँ तक पानी आ जाना होगा। तो कोई हमसे पूछे कि कंटेनर को आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, आधा खाली, पहले पूरा भरा हुआ था, टाइम टेकन एम्प्टी बाय हाफ, आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा T इक्वल टू सी टाइम, सी तो कांस्टेंट है हमारा, रूट ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच बाय 2। बोलो, ये बात समझ सकते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, अब एक बात देखना कि टाइम टेकन टू एम्प्टी बाय 3/4। 3/4 एम्प्टी होने का मतलब होगा 1/4 बचा हुआ है, ध्यान रखना है ना। तो ये टी कितना हो जाएगा, सी टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ क्या लिखूं, h/4। h/4 लिखूं, ये हो जाएगा, ये समझ सकते हो। और फाइनली मैं लिख देता हूँ टाइम टेकन टू एम्प्टी कंप्लीटली। तो ये मेरे पास हो जाएगा T इक्वल टू सी टाइम्स अंडर रूट एच। समझ पा रहे हो बात? यस सर। ठीक है, अब एक बात सोचना कि ये जो टाइम है ना, इसको मैं कैपिटल टी कह देता हूँ, ये कैपिटल टी है। तो ये जो टाइम दिख रहा है आपको, कैपिटल T/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ ना, ये T/2 है कि नहीं है?
3/4 खाली होने का टाइम t/2 है कि नहीं है? यस सर। है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक कंटेनर 60 मिनट में खाली होता है, लेट्स से ना, इस एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, तो फर्स्ट 30 मिनट में कितना खाली हुआ? इसमें 60 मिनट में पूरा खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, है ना? तो फर्स्ट 30 मिनट में कितना हो गया खाली? 3/4 एम्प्टी हो गया। यस सर। और और लास्ट 30 मिनट में, है ना, लास्ट 30 मिनट में यानी कि नेक्स्ट 30 मिनट में सिर्फ 1/4 एम्प्टी हुआ, यानी लास्ट 1/4 है वो एम्प्टी हुआ। ये सही है? यस सर। अच्छा, ये बहुत नेचुरल सी बात Yes, है, sir. मैथमेटिकली ये लॉजिक समझना। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आता जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होती जाएगी? कम होती कम जाएगी। होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो जो बाहर निकलने वाला पानी का टाइम है वो बढ़ता जाएगा, खाली होने का टाइम बढ़ता जाएगा ना। यस सर। तो बस उसी लॉजिक से ये चल रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कोई आपसे पूछे, है ना, मैं ऐसे एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, कि कोई अगर आपसे पूछे कि पूरा खाली होने का टाइम है टी, पूरा खाली होने का टाइम कितना है? टी। तो मुझे बताओ 1/10 खाली होने में कितना टाइम लगेगा? मान लो किसी ने आपसे पूछा कि 1/10 खाली होने में कितना टाइम लगेगा, फ्रॉम द स्टार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे कहो ही मत कि ये 1/10 की बात हो रही है, आप तो ये कहो, है ना, ध्यान से देखना, कि हम तो पूरा खाली होने की बात करेंगे जब भी करेंगे, है ना? तो पूरा खाली होने का जो टाइम होता है कैपिटल टी, वो प्रोपोर्शनल टू रूट एच होता है। ये लॉजिक समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे पास h हाइट तक पानी भरा हुआ था तो कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू h, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1/10 खाली हो जाने के बाद, 1/10 खाली हो जाने के बाद मेरे पास जो हाइट रह जाएगी पानी की वो 9/10 h रह जाएगी, ये मानते हो? यस सर। यानी ये पूरा 9/10 h खाली होने में जो मुझे टाइम लगेगा, इसको मैं टी डैश कह देता हूँ, वो मेरे पास कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9/10 ऑफ कैपिटल टी हो जाएगा कि नहीं? बोलो। बोलो भाई। समझ गए बात? चलो मान लेते हैं। तो जो आपको आंसर है, आपका आंसर है ना, वो कितना है? वो है t माइनस रूट ऑफ 9/10 t। बस ये लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ कोई भी रैंडम नंबर सोच लो आप, कोई कहे ऊपर से 1/6 खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या है? जितना टोटल में लगता है का 1 माइनस 1/√6 कर दो, आंसर आ गया आपका। सॉरी, 5/6 लिखूँ ना भैया, 5/6 लिखूँ तो ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सर? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, इस पे बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे आपकी मैथ्स ठीक होती जाएगी आप सॉल्व कर पाओगे। एक कंटेनर के बॉटम में मान लो हमने एक होल बना दिया और यहाँ पे एक नल खोल दिया हमने,
जिसमें से पानी जो है गिर रहा है एट सम रेट, छोटा क्यू कह लेते हैं, क्यू रेट पे पानी इसमें गिर रहा है। जब इसमें अच्छा शुरू में कंटेनर खाली है, t=0 पे कंटेनर बिल्कुल खाली है, तो ये इमेजिन कर सकते हो कि शुरू में जो पानी की हाइट है वो बहुत कम है, इसलिए निकलने का रेट कम है और आने का रेट ज्यादा है। हाँ बोलो। यस सर। अच्छा, जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ती जाएगी जाने का रेट भी बढ़ता जाएगा, आने का रेट कांस्टेंट है, लेकिन यस सर। एक टाइम ऐसा आएगा जब जाने का रेट इक्वल टू आने का रेट हो जाएगा। यस सर। तो पानी की हाइट स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी। मानते हो इस बात को? तो अगर कोई आपसे पूछे कि वो जो स्टेबल हाइट ऑफ वाटर है वो कितनी है, तो कैलकुलेट करके बता सकते हो? जो स्टेबल हाइट ऑफ वाटर है वो कितनी है, ये कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? अगर वाटर की हाइट स्टेबल हो गई है, इसका मतलब कौन सा रेट इक्वल टू कौन सा रेट है? बोलो भाई। अगर पानी की हाइट स्टेबल है तो पानी आने का रेट Q इक्वल टू पानी जाने का रेट AV के बराबर होना चाहिए। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो Q इक्वल टू A टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2GH लिख सकता हूँ मैं। तो Yes, मेरे sir. देखो यहाँ पे मेरे पास A स्क्वायर 2GH की वैल्यू Q स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? Q स्क्वायर बाय 2G। बोलो। Q स्क्वायर बाय 2G A स्क्वायर, सॉरी, Q स्क्वायर बाय 2G A स्क्वायर हो जाएगा ऐसा? यस सर। मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इजीली किए जा सकते हैं। देखो, मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड बनाने को तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो जेई एडवांस के लिए बनाए जा सकते हैं, बट जहाँ तक सिंपल रखा जा रहा है चीज़ों को, वहाँ तक इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होते हैं, किए जा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सबको? मैंने आपको वो एयरप्लेन विंग्स कैसे काम करते हैं का एक वीडियो भेजा था, देखा था क्या आप लोगों ने? नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, है ना? HC वर्मा से आप लोग भी कर लेना। इसके अगला वाला चैप्टर क्या करना है वो बताओ मुझे, कि SHM करना है, सरफेस टेंशन करना है, क्या करें? थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट चैप्टर क्या करना चाहते हो बता दो, तो वही कर लेंगे फिर। So सर surface सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कर लें, ठीक है ना? तो सरफेस टेंशन इसका अगला चैप्टर है, वो कर लेते हैं, है ना? कोशिश करेंगे कल क्लास रख लें, है ना? तो कल अगर होती है क्लास तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, लेकिन होगी कोई 9:30 बजे रात में, ठीक सर है? वो मुश्किल हो जाता है। 9:30 वाला, 2:30 बजे वाला कन्वीनियंट है आपको दिन में? सर मुझे तो 2:30 कन्वीनियंट है। अच्छा,
ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कोशिश करते हैं रहना 2:30 बजे वाला। अगर 2:30 बजे वाला हो जाता है तो 2:30 बजे ही रखेंगे, है ना? बाकी सर अगर 9:30 होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो हाँ, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, है ना? तो मैं करता हूँ इस तरह से, है ना? तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा फिर उस केस में। सर हाँ जी। सर 2:30 बजे आसपास स्कूल की क्लासेस रहेंगी, थोड़ी लेट चल रही हैं आजकल। अच्छा, तो वही 9:30 वाला रख लेते हैं फिर, है ना? जो लोग 9:30 पे नहीं आ पाएंगे वो थोड़ा यार वीडियो से देख लेना, है ना? यस सर। ठीक है ना, तो सबका काम चल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो तो फिर इसको वहीं कंटिन्यू करते हैं। सरफेस टेंशन तो जल्दी हो जाता है, ज़्यादा होता नहीं उसमें ना। सर वैसे सिलेबस कब तक खत्म होगा मतलब? यार कब तक, फरवरी में मान लो हो ही जाएगा, है ना? सर ऑसिलेशन वेव थर्मो और क्या बचा है? देखो वैसे तो इलास्टिसिटी भी है हमारे पास, है ना? बट अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चलें कि SHM वेव कर लें और थर्मो कर लें, है ना? तो कोशिश ये करेंगे, देखो ना अभी जो वीक आ रहा है इसमें 23rd से लेके 26th, है ना? मतलब सैटरडे तो वैसे भी हमारी क्लास नहीं होती, सैटरडे से लेके और ट्यूसडे तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, है ना? तो एक क्लास तो हम लोग कल कर लेंगे, एक फ्राइडे हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे 27 से। तो अब हम लोग ये करेंगे 27 ऑनवर्ड रोज क्लास रख लेंगे, है ना? तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसमें कर लेंगे, तो होपफुली फरवरी में हो जाएगा कंप्लीट, है ना? सर हाँ बेटा। सर 6 फरवरी से फाइनल एग्जाम्स हैं। 6 फरवरी से, यस सर। तो फिर लंबी क्लास रख लेंगे ना रोज, 27 ऑनवर्ड लंबी क्लास रोज रख लेंगे, है ना? देखो वैसे तो एक क्रैश कोर्स मोड होता है जिसमें मैं आपको 3 घंटे में सब कुछ करा सकता हूँ, है ना? लेकिन करा दो उसमें सर। तो उसमें आपको झेलना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर वर्स्ट, है ना, सिचुएशन रहती है तो वो भी काम करके ख़त्म कर लेंगे। और आपने मुझे कह दिया 6 फरवरी ना, तो 6 फरवरी से पहले मैं करा दूंगा, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी? ओके सर। बाकी ओके सर। भी फाइनल एग्जाम 6 फरवरी के आसपास ही है क्या? सर सर मेरे तो फर्स्ट वीक सर में ही मेरे है। लेट है। तो मेरी भी 3rd वीक में है। 3rd वीक में फरवरी के। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना समवेयर अराउंड 6 फरवरी हमारा मेजॉरिटी ऑफ कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। थर्मो वर्मो के कुछ चैप्टर हो जाने चाहिए, है ना? तो कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है जी? तो मेरा तो 1 मार्च को है। हाँ मतलब ठीक है, वो तो कोई इतने इशू ही नहीं है, है ना? तो मतलब जो मेजर है ना, जैसे SHM वेव और थर्मो का कुछ पार्ट जो है जो ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, एटलीस्ट वो तो हो जाना चाहिए तब तक ना, वो कर लेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, चलो इसको कल फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना? कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन कल कंप्लीट कर लें, थोड़ा टाइम भले उसमें ज़्यादा भी लगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? चलो। हाँ जी।